नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज पश्चिम बंगाल की पूरी सियासत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इर्द गिर्द घूमती रही। बंगाल चुनाव के बीच नेताजी की विरासत को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान की तस्वीर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले ही ममता बनर्जी नेताजी भवन पहुंच गईं। समर्थकों के साथ पदयात्रा निकाली। पदयात्रा से पहले शंखनाद किया। नेताजी भवन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के बहाने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले। ममता बनर्जी ने इस मौके को एक बड़े राजनीतिक इवेंट में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोलकाता की सड़कों पर आगे आगे खुद ममता बनर्जी पैदल चल रही थी और पीछे पीछे चल रहा था उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का बड़ा हुजूम। ভারতবর্ষের চারটে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? চারটে থাকবে। আর চারটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুদীপদা আপনারাও দাবি করবেন আপনাদের সংসদীয় অধিবেশন কেন একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবে? কেন দিল্লিতে কি আছে? দিল্লিতে অল আউটসাইডার্স मैक्सिमम। ये पदयात्रा करीब 8 किलोमीटर लंबी थी, जो कि श्याम बाजार स्थित नेताजी की प्रतिमा से धर्मतल्ला में रेड रोड तक निकाली गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदयात्रा शुरू होने में कुछ वक्त का इंतजार है। सुबह 12:15 को यह पदयात्रा इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 के 23 जनवरी यही समय यानी कि 12:15 को उनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए दीदी ने भी यही वक्त को इसीलिए चुना है अपना जो पदयात्रा है। इसीलिए और आपसे ये सवाल है कि पराक्रम दिवस और देश प्रेम जो दिवस, देश नायक दिवस, इसमें कौन सा नाम आपको ज्यादा पसंद है? देश प्रेम दिवस का, क्योंकि हम लोग देशभक्त थे और हम लोग दीदी का भक्त थे। सबसे बड़ा बात है जो दीदी आज का डेट में भी सबको जिंदा रखा, इसे करके सबको लेके चलता है। इसलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं सबको लेके चलने के लिए। दीदी हम लोग को रास्ता दिखाया सीधे में, कोई झमेला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ एक साथ चलो। मौके को भांपकर सीएम ममता बनर्जी ने दो बड़े दांव चले। उन्होंने भरी सभा में केंद्र सरकार से मांग की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाए। देश की राजधानी को दिल्ली के बजाय कोलकाता घोषित किया जाए। কলকাতা একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। যে কলকাতা একদিন মনে রাখবেন কলকাতা থেকে ভারতবর্ষ ইংরেজরা চালাতো। এমনি কলকাতাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল। তো এমনি যদি তাই হয় তাহলে আজকে ভারতবর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা কেন হবে না? ऐसा कहकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के पाले में डाल दी, वो भी ऐसे वक्त में जबकि केंद्र सरकार नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है और खुद पीएम मोदी कोलकाता में नेताजी भवन पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन ममता ने अपने पहले की घोषणा के मुताबिक नेताजी की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाया। ममता बनर्जी ने तो नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में केंद्र सरकार के नामकरण पर सवाल भी उठा दिए। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুরা যা তৈরি করে দেয় তাতেই দেশ চলে। সে দেশ যাতে চলে সেই জন্মদিনটা দেশপ্রেমিক দিবস বা দেশনায়ক দিবস কেন হবে না? পরাক্রম দিবস। क्या है पराक्रम? व्हाट इज द मीनिंग? नेताजी की विरासत को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में किस कदर जंग छिड़ी हुई है उसकी ये एक बानगी है। लेकिन ममता का ये कहना कि बाहरी लोग बंगाल की भावनाओं को नहीं समझ सकते, बीजेपी को नागवार गुजरा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तो ममता के बयान को बोस के सिद्धांतों के खिलाफ बता दिया। जो कुछ लोग आउटसाइडर की बात करते हैं वो नेताजी की विचारधारा से मेल कभी नहीं खा सकते। भारत के संविधान के श्रेष्ठ सिद्धांतों के विपरीत ये कदम है। मैं अनुरोध करूंगा हमें इस बात को त्यागना चाहिए। जहाँ तक लोग राजनीति की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज़ाद हिंद फौज के 75 वर्ष पे
जिस प्रकार का भव्य आयोजन देश के प्रधानमंत्री ने किया था, क्या उस वक्त कोई चुनाव थे? आज तो खैर बंगाल में चुनाव है, इसलिए लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वे सब दस्तावेज जो कहीं ना कहीं बंद थे, उन दस्तावेज को सार्वजनिक करने का काम किसने किया? तो इस प्रकार की संकुचित मानसिकता से बात करके मैं समझता हूं कि अपना खुद का व्यक्तित्व तो छोटा कर ही रहे हैं, वो एक विशाल व्यक्तित्व भी छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी शक्ति प्रदर्शन के अवसर के रूप में बदल गई। प्रतीकों की ये राजनीति बंगाल चुनाव में क्या गुल खिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी आज सबसे पहले कोलकाता के नेताजी भवन गए, जहां उन्होंने नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ी तस्वीरों का मुआयना किया। उसके बाद पीएम मोदी नेशनल लाइब्रेरी गए, जहां उन्होंने नेताजी की आदमकद प्रतिमा के आगे फूल अर्पित करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में मुख्य कार्यक्रम हुआ। यहां पीएम मोदी ने नेताजी से जुड़ी तस्वीरों का मुआयना किया। यहां इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। यहीं हुए समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी पर सिक्का जारी किया और एक किताब का लोकार्पण भी किया। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है। अब तक करीब हर कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले प्रधानमंत्री मोदी खुद बंगाल और असम के दौरे पर हैं। मौका है सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे दौरे को चुनाव प्रचार से जोड़कर देख रहे हैं। आखिर क्या है हकीकत खुद मोदी के बंगाल के मैदान में उतरने की? आप भी देखिए। पहले असम। आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। फिर पश्चिम बंगाल। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं। एक ही दिन में असम और बंगाल। प्रधानमंत्री की एक टिकट पर दो यात्रा का मकसद भी कुछ ऐसा ही है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से खुद को दूर नहीं रख सके। पिछले 6 सालों से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान सुभाष चंद्र बोस की कई जयंतियां आईं और गईं, लेकिन इस बार की जयंती कुछ खास है। एक हकीकत तो ये कि ये नेताजी की 125वीं सालगिरह है, लेकिन उसके साथ ये भी सच है कि इस बार ये मौका चुनाव का भी है। ऐसे में बंगाल की राज्य सरकार देश नायक दिवस मना रही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विशेषण का इस्तेमाल किया था। केंद्र सरकार इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का काम कर रही है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুরা যা তৈরি করে দেয় তাতেই দেশ চলে। সে দেশ যাতে চলে সেই জন্মদিনটা দেশপ্রেমিক দিবস বা দেশনায়ক দিবস কেন হবে না? পরাক্রম দিবস। क्या है पराक्रम? व्हाट इज द मीनिंग? प्रधानमंत्री के खुद मैदान में उतरने के पीछे कई वजह मानी जा रही हैं और सबसे बड़ी वजह के तौर पर कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि इस साल होने वाले बाकी के चुनाव दक्षिणी राज्यों के हैं जहां बीजेपी का जनाधार उतना नहीं है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। ऐसे में बीजेपी असम में अपनी सत्ता बचाने और बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। असम में माहौल अभी गर्म नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल का तापमान तो पिछले कई महीनों से बढ़ा हुआ है। इस पुण्य भूमि से देश में नए सुधारों की नींव भरी है। जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय,
एसएन बोस, मेघनाथ शाह, अनगिनत वैज्ञानिकों ने उस पुण्य भूमि को ज्ञान विज्ञान से सींचा है। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्रगीत भी दिया है। কলকাতা একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। যে কলকাতা একদিন মনে রাখবেন কলকাতা থেকে ভারতবর্ষ ইংরেজরা চালাতো। এমনি এমনি কলকাতাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল। তেমনি যদি তাই হয় তাহলে আজকে ভারতবর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা কেন হবে না? अभी 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती थी। बीजेपी बंगाल की जनता को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन टीएमसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मद्देनजर बंगाल में प्रधानमंत्री को उतारने की रणनीति कहीं न कहीं इस मौके को बीजेपी के पक्ष में करने की दिखाई देती है। साथियों, नेताजी सुभाष आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बांग्ला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी, आज वही भूमिका पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निभानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व आत्मनिर्भर बंगाल और सोनार बांग्ला को भी करना है। बंगाल आगे आए, अपने गौरव को और बढ़ाए, देश के गौरव को और बढ़ाए। नेताजी की तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है। बंगाल की राजनीतिक सरजमी और गरमाने वाली है, क्योंकि 5 फरवरी से बीजेपी यहां परिवर्तन रथ यात्रा निकालने वाली है। इस यात्रा का शुभारंभ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। इस रथ यात्रा में बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी हिस्सा लेंगे। इस बीच 23 तारीख को मोदी और 30 तारीख को अमित शाह की बंगाल यात्रा राजनीति को पूरी तरह गरमाने वाली है। ऐसे में इंतजार तो इसी बात का है कि आखिर मोदी का जादू बीजेपी को बंगाल विजय करवाएगा या दीदी दोबारा सत्ता में आ जाएंगी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करने का दिन रहा। आजादी के आंदोलन के दौरान नेताजी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन आज नेताजी की जयंती पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चल गईं, पुलिस ने पानी की बौछारें की और यह सब हुआ भोपाल में, जहां कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे। हंगामा हुआ, पानी की बौछारें छोड़ी गईं, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ, अफरा तफरी मची। ये सब हुआ भोपाल में, जहां किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई और फिर जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। राजभवन घेराव करने के लिए पहुंचे थे। कमलनाथ जी ने खुद उसकी अगुवाई की थी। काफ़ी लंबा शो था और काफ़ी हजारों कार्यकर्ता आए हुए थे, मगर उस सब के बाद एक लाठीचार्ज भी हुआ और हम देख सकते हैं कि ये जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं इनको लाठियां पड़ी हैं, इनको खून आया हुआ है। पुलिस ने जम के लाठीचार्ज भी किया था। एक दफ़ा फिर से लाठीचार्ज हो गया है और फिर से भगदड़ वाली स्थिति हो गई है। आंसू गैस तो नहीं, लेकिन हाँ, पानी की बौछार करके लोगों को तितर बितर किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं उन सबको हटा के भगाया जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता छटने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की कोशिश की। इसी दौरान आंसू गैस और लाठीचार्ज भी हुआ। राजभवन घेराव की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने की थी, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के घेराव से हटते ही पुलिस ने बाकी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा।
तो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर भोपाल में राजभवन घेराव करने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां चल गई। इधर 26 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों की तरफ से जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर अंबाला में आज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने दिल्ली को कूच किया। किसानों के इस दिल्ली कूच के दौरान नेशनल हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे और किसान यूनियन के झंडे लगे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आए। हरियाणा के जींद से भी किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। किसान अपने ट्रैक्टर को तिरंगे और गुब्बारों से सजाकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली यूपी सीमा गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने शुरू हो गए हैं। यहाँ बिजनौर से चले ट्रैक्टर यूपी गेट पहुंच चुके हैं। यहाँ अब हाईवे पर इतने ज्यादा ट्रैक्टर हो गए हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? यहाँ पे कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। ठीक है, ट्रैक्टर परेड निकलेगी, उसमें आज 2 बजे तक हमारे रूट तय हो जाएंगे और परेड निकलेगी, प्रशासन उसकी व्यवस्था करवावे। कोई भी दंगा होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। हम शांतिपूर्ण जाना चाहते हैं, अपना परेड निकालना चाहते हैं, हमको रास्ता दे देंगे आज। एक तरफ किसान 26 जनवरी को दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने की जोरदार तैयारी कर रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस भी किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने से रोकने के इंतजाम कर रही है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के आसपास दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर लगते लिंक रोड भी सील कर दिए हैं। ये एक लिंक रोड है, दिल्ली और हरियाणा को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि सिंघू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, वो रोड बंद है, इसलिए लिंक रोड को यूज कर रहे हैं सारे जो राहगीर हैं, दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा से दिल्ली की तरफ। मगर ये लिंक रोड भी जो है दिल्ली पुलिस ने अब सील कर दिए हैं। जांटी खुर्द बॉर्डर जो है ये अलीपुर, इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, दिखा दें आपको कि पत्थर जो हैं वो दिल्ली पुलिस द्वारा लगा दिए गए हैं और ट्रक्स जो हैं बड़े बड़े रेत से भरे हुए ट्रक्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ रास्ते में लगा दिए हैं। ये नैरो रोड ये है एक, और इस पे जो है बड़े बड़े ट्रक्स लगा के दिल्ली पुलिस जो है प्रबंध कर रही है कि किसान जो हैं ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ एंटर नहीं कर सकें। आइए अब आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं। यहां पर इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि सब कुछ बर्फ के नीचे छिप सा गया है। घर हो, दुकान हो या फिर सड़क, सबका रंग एक ही नजर आता है, सफेद। गुलमर्ग से एबीपी न्यूज के 2 संवाददाता प्रतिमा मिश्रा और आसिफ कुरैशी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। चूंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, इसलिए आप जहां देखें दूर दूर तक जहां भी आपकी निगाह जाएगी सब कुछ सफेद ही सफेद आपको नजर आएगा। सैलानी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आम लोगों की जिंदगी होती है, रोजमर्रा की जिंदगी होती है, वो भी इस बर्फबारी की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। आसमान से रुई के फाहों के रूप में बर्फ गिर रही है। घरों की छत पूरी तरह से बर्फ के नीचे छुप चुकी है। कई फीट ऊंची बर्फ के बीच रास्ते गुम हो चुके हैं। जिधर भी नजर जा रही है वहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग जन्नत की तरह दिख रहा है। ये हंसी वादियां, खुला आसमां, कुछ ऐसा ही नजारा है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का, जहां आप देखेंगे तो बर्फ की सफेद चादर से पटा पड़ा है आसपास का पूरा इलाका। आपको बता दें लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जहां टूरिस्ट के लिए बेहद सुनहरा मौका है। देखिए तस्वीरों से आप समझ जाएंगे कि इससे बेहतर नजारा हो नहीं सकता उन टूरिस्ट के लिए जो खास तौर पर बर्फबारी देखने के लिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा तो यहाँ पर सैलानी की तरह गई थी, इसलिए बर्फ उन्हें रोमांचित कर गए। लेकिन हमारे कश्मीर संवाददाता आसिफ कुरैशी के लिए भी इस बार की बर्फ हैरान करने वाली है।
क्योंकि इस बार जैसी बर्फबारी उन्होंने गुलमर्ग में बहुत कम दिखाई दी है। घाटी में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई और रात 12 बजे से ही एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है। इस समय हम गुलमर्ग में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ है कि तकरीबन 4 फीट तक बर्फ जो है हम उसके नीचे दस चुके हैं और जो ताज़ा बर्फ गिरी है वो तकरीबन 1.5 फीट की गिरी है। और कल जो छत खाली थे आज वो फिर से भर गए हैं और यहाँ पे चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। सिर्फ गुलमर्ग ही नहीं, कश्मीर घाटी के कई इलाके इस वक्त भयंकर बर्फबारी की चपेट में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह हर घर बर्फ की चपेट में है। घर की छत पर 2-2 फीट तक बर्फ जमा है। दरवाजे बर्फ की कम से कम 4 फीट मोटी दीवार से ढक गए हैं। आने जाने के लिए रास्तों को ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है। खाली जमीन पर 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से पता लगाना नामुमकिन है कि रास्ता किधर है। इसकी वजह से सैलानियों को परेशानी तो हो रही है, स्थानीय निवासियों की भी मुसीबत बढ़ गई है। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये मुसीबत का सबब भी बन जाता है हर बार, क्योंकि आने जाने के तमाम रास्ते प्रभावित हो जाते हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं यहाँ देखिए घुटनों तक, उससे भी ज्यादा बर्फ है। अगर मैं इधर जाऊंगी तो गिर भी जाऊंगी, लेकिन ये हालात है कुछ लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से। आपको बता दें कि तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट है और काफी ज्यादा गलन महसूस की जा सकती है। पिछले 24 घंटे में जितनी बर्फ गिरी है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी कितनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो गुलमर्ग में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। तंगमर्ग में 6 इंच, सोपोर में 4 इंच, कुपवाड़ा में 5 इंच, हंदवाड़ा में 4 इंच और बांदीपोरा में 5 इंच बर्फ गिरी है। श्रीनगर में तकरीबन 2 इंच ताजा बर्फ गिरी है, जबकि दक्षिण कश्मीर में 4 से 6 इंच तक ताजा बर्फ गिरी है। लेकिन गुलमर्ग का जो नज़ारा आप देख सकते हैं, इस समय हर तरफ हर वो चीज़ जो कल तक साफ हो चुकी थी बर्फ से, एक बार फिर से तकरीबन 1.5 फीट ताज़ा बर्फ से ढक चुकी है। और इसके साथ यहाँ पे आए हुए सैलानी तो खुश हैं, लेकिन साथ साथ चिंताएं भी बड़ी हैं, क्योंकि ताज़ा बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी का सड़क संपर्क एक बार फिर से टूट चुका है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हवाई सेवाएं जो मॉर्निंग की फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। जो दिन में फ्लाइट्स आनी थी उनको फिलहाल रिशेड्यूल करके रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर को फिलहाल इस बर्फबारी से निजात नहीं मिलने वाली है। आने वाले कुछ और दिनों में बर्फ गिरने वाली है। प्रतिमा मिश्रा के साथ गुलमर्ग से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।